गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र राजपूत है। मैं एक किडनी रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे पीडल एडिमा, पैरों में सूजन के कारण। दोस्तों, पैरों में सूजन के बहुत सारे कारण होते हैं। इसमें हम कॉजेज को अगर डिवाइड करें तो बेसिकली हम सिस्टमिक कॉजेज एंड लोकलाइज कॉजेज में हम बोल सकते हैं। सिस्टमिक कॉज में जो पहला रीजन हम देखते हैं दैट इज द कार्डियक कॉज। किसी पेशेंट को अगर किडनी की हार्ट की प्रॉब्लम है, उसमें पेशेंट को पैरों में स्वेलिंग हो सकती है। और लिवर डिसीज में भी पेशेंट को पैरों में स्वेलिंग हो सकती है। एंड किडनी डिसीज में भी पेशेंट को पैरों में स्वेलिंग हो सकती है। और सिस्टमिक कॉज में हम बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म अगर है पेशेंट को, तो उसमें भी फेस पे स्वेलिंग और पैरों में स्वेलिंग मिल सकती है। दूसरा कारण एक और होता है न्यूट्रिशनल एडिमा, जो कि थोड़ा लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के जो पुअर चिल्ड्रन रहते हैं, इसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से, प्रोटीन की कमी की वजह से भी पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। तो ये सारे हमारे सिस्टमिक कॉजेस होते हैं। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई बार कोई ब्लड वेसल्स हैं, अगर कोई मेजर ब्लड वेसल में थ्रोम्बोसिस है, वहाँ से भी पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। अगर हम लोकलाइज कॉजेज की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सेलुलाइटिस। हो सकता है पेशेंट को कि इन्फेक्शन हुआ हो और फीवर है, साथ में पैर में पेन है, तो उसमें हो सकता है पेशेंट को सेलुलाइटिस हो रहा हो। डायबिटिक पेशेंट में डायबिटिक फुट कॉमन होता है ना, इसमें भी पैर में अचानक स्वेलिंग ये सब हो सकती है। कई बार थ्रोम्बोफ्लेबिटिस की वजह से भी पेशेंट को एक पर्टिकुलर यूनिलैटरल हो सकता है, अगर पैर में कैनुला डला हो तो उसकी वजह से। आफ्टर स्नेक बाइट भी हो सकती है पेशेंट को। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि पैर में स्वेलिंग है और किसी कीड़े ने काटा था, इसकी हिस्ट्री है, तो वी शुड थिंक ऑफ स्नेक बाइट ऑल्सो। और वहाँ पर अगर स्नेक बाइट मार्क है तो इट इज यूजुअली सजेस्टेड कि पेशेंट ने स्नेक को एविडेंट किया हो। और हम कारणों की बात करें तो कई बार पेशेंट को लिम्फेडिमा होता है एंड फाइलेरियासिस इसका क्लासिकल एग्जांपल है। यूजुअली पेशेंट हिस्ट्री देता है कि पॉन्ड वगैरह में या किसी तालाब के पानी में स्विमिंग की हिस्ट्री होती है एंड उसके बाद में उसको वापरेरिया ब्रॉन्कोप्टी की वजह उसका वाइट हुआ एंड फाइनली उसको फाइलेरियासिस हो गया। एंड इसके अलावा हम एडिमा की बात करें तो एक जो पैर की नस है वो अगर टॉर्चर्स हैं बेसिकली, उससे भी वेरिकोस वेन्स, अगर हम प्रॉपर टर्म की बात करें तो उसमें भी एक पर्टिकुलर का वो यूनिलैटरल है तो यूनिलैटरल भी हो सकती है, बायलैटरल भी हो सकती है वेरिकोस वेन्स। एंड पर्टिकुलर एक ब्लड वेसल में थ्रोम्बोसिस है, ठीक है, देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स फॉर थ्रोम्बोसिस। किसी पेशेंट को अगर फैक्टर 5 लीडर म्यूटेशन है या और भी कोई प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट्स होती हैं, इसमें भी फॉर एग्जांपल तो उसकी वजह से भी पेशेंट को यूनिलैटरल एडिमा हो सकता है। ये सारे कॉजेस एडिमा के लिए हैं। एडिमा के अगर हम कॉजेस में अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो कार्डियक कॉज में यूजुअली पेशेंट को पीएनडी की हिस्ट्री मिलेगी, है ना, और पेशेंट को कुछ अगर आप कार्डियक एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको मर्मर मिल सकती है, ठीक है, पेशेंट का जेवीपी रेस होगा। तो ये सारी चीज़ें फेवर करती हैं कि पेशेंट को कार्डियक एडिमा है। एंड अगर हम लिवर डिसीज की बात करें तो पेशेंट को असाइटिस होगा ऑन एग्जामिनेशन, है ना, और अल्कोहल की हिस्ट्री मिल सकती है, हेपेटाइटिस बी सी या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद उसको हेपेटाइटिस बी सी हुआ उसकी हिस्ट्री हो सकती है पेशेंट को। एंड और भी कारण है लिवर डिसीज के, जैसे नैश हो सकता है, पेशेंट इज ओबीस, उसके बाद पेशेंट को नैश हुआ एंड दैट इज लीडिंग टू सीएलडी, उसकी वजह से हो सकता है पेशेंट को। एल्बुमिन इज टिपिकली लो इन सच पेशेंट्स एंड दैट कॉजेज दिस ascites एज वेल एज द एडिमा। एंड देन द किडनी डिसीज की हम बात करें एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट तो कई ग्लोमेरुलर डिसीजेस होती हैं जिसमें कि प्रोटीन लीकेज किडनी से स्टार्ट होता है एंड अर्ली इन द स्टेज माइल्ड प्रोटीन होता है एंड इट कैन बी सडनली प्रोग्रेसिव भी हो सकता है और ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी ग्लोमेरुलर डिसीज। फॉर एग्जांपल अगर हम मिनिमल चेंज की बात करें
तो यूजुअली शॉर्ट हिस्ट्री होती है एंड पेशेंट को 1 से 2 वीक्स में ही पूरे बॉडी में पैरों में काफ़ी स्वेलिंग आती है एंड दैट कॉजेज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और यूजुअली मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी वो इट्स ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव डिसीज होती है, उसमें धीरे धीरे स्वेलिंग बढ़ती है और पेशेंट यूजुअली 2 से 4 महीने की हिस्ट्री देता है। पहले थोड़ी सूजन आई और धीरे धीरे वो समय के साथ बढ़ती गई, है ना। इसके साथ ब्लड प्रेशर भी मेम्ब्रेनस में हमको बढ़ा हुआ मिलेगा। यूजुअली MCD में ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। FSGS में भी स्वेलिंग हो सकती है, तो ये भी एक ग्लोमेरुलर डिसीज है। इसमें भी यूजुअली सडन होता है, लेकिन मिनिमल चेंज की कंपैरिजन में थोड़ा सा ड्यूरेशन 2 to 4 to 6 वीक्स मिल सकता है। और हाइपरटेंशन भी इसमें हो सकता है एंड रीनल डिसफंक्शन इज आल्सो कॉमन इन FSGS पेशेंट्स। यूरिन में RBCs एक्टिव सेडिमेंटल प्रोटीनुरिया उनको देखने को मिलता है। ये सारी डिसीजेस किडनी बायोप्सी के बाद ही हम डायग्नोज कर सकते हैं कि इफ एनी पेशेंट कम्स टू अस विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम वी हैव टू डू अ किडनी बायोप्सी, जिसमें कि हम पेशेंट्स को प्रोन पोजीशन में लेटाते हैं और उसके बाद लोकल एनेस्थीसिया के अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेड उनकी किडनी से सैंपल लेते हैं और फिर उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बाद हमें लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस की फाइनल डायग्नोसिस क्या है और उसके बेसिस पर उनका ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा महिलाओं में भी कुछ ऑटोइम्यून डिसीजेस जैसे कि ल्यूपस नेफ्राइटिस ये भी काफ़ी कॉमन है और इसकी वजह से भी पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। इसके साथ पैरों में सूजन के साथ पेशेंट को जॉइंट पेन, ओरल अल्सर्स, एलोपेशिया, ये अदर सिम्टम्स भी साथ में देखने को मिलते हैं। इसके साथ में अगर हम किडनी डिसीजेस की और हम फर्दर वर्कअप की बात करें तो उसमें ऑटो एंटीबॉडीज का हम टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट मेम्ब्रेनस सस्पेक्ट कर रहे हैं तो यूजुअली वी एडवाइस फॉर सीरम एंटी-PLA2R एंटीबॉडी, उसके लेवल से हम कोरिलेट कर सकते हैं। और अगर हम ल्यूपस नेफ्राइटिस सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ANA, NTDS, DNA, C3, C4 ये सारे इनके बेसिस पे भी हम कर सकते हैं। पैरों में सूजन के और कारण की बात करें, एक्यूट किडनी इंजरी अगर किसी को होता है अचानक से तो उसकी वजह से भी पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। एंड एज वी ऑल नो कि अचानक से विद इन 7 days अगर किसी का क्रिएटिनिन बढ़ता है एंड यूरिन आउटपुट ड्रॉप होता है, दैट इज एक्यूट किडनी इंजरी, उसके वजह से भी अचानक से पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। पेशेंट की पेशाब भी कम हो सकती है, क्रिएटिनिन वगैरह भी बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है पेशेंट को लूज मोशंस हुए हों, सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ हो, वॉमिटिंग्स, मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग अगर पेशेंट्स हुए हैं तो उसके बाद एक्यूट किडनी इंजरी हो सकता है। आफ्टर सीवियर सेप्सिस अगर है पेशेंट का ब्लड प्रेशर फॉल हुआ है तो उससे भी एक्यूट किडनी इंजरी हो सकता है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिसमें कि एक्यूट किडनी इंजरी और भी एक्यूट किडनी इंजरी के कॉज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट को कार्डियोरीनल सिंड्रोम अगर हो रहा है, हेपेटोरीनल सिंड्रोम हो रहा है तो उससे भी एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है जिसका इजेक्शन फ्रैक्शन लो था, अचानक से उसकी सांस फूली एंड दैट कॉजेस कार्डियोरीनल सिंड्रोम and there is a decreased blood supply to the kidney and that causes धीरे धीरे उसका जो यूरिन है वो कम होने लगा एंड उसके पैरों में स्वेलिंग आने लगी। तो यूजुअल ट्रीटमेंट इज विद डायरेटिक्स। जब भी पैरों में स्वेलिंग आती है तो इसका मेन ट्रीटमेंट डायरेटिक्स होता है। एक कॉज हमने और डिस्कस नहीं किया, दैट इज अ क्रॉनिक किडनी डिसीज। क्रॉनिक किडनी डिसीज में बेसिकली हम डिफाइन करते हैं कि पेशेंट का जो GFR है इफ इट इज परसिस्टेंटली लो लेस देन 60 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर, अगर 3 months और उससे ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए किसी का GFR इससे कम रहता है तो हम उसे क्रॉनिक किडनी डिसीज लेवल कर सकते हैं। और इफ देयर एनी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी इन द किडनी दैट इज आल्सो CKD। इसमें क्या होता है, बेसिकली किसी पेशेंट को शुगर है, ब्लड प्रेशर, तो धीरे धीरे उसकी जो किडनी है वो फंक्शन कम करने लग जाती है, धीरे धीरे क्रिएटिनिन बढ़ता है और पेशेंट के पैरों में स्वेलिंग इससे भी आ सकती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इस जो कॉज है उसको ट्रीट करना है एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में बेसिकली हम डायरेटिक्स का यूज़ करते हैं। डायरेटिक्स में हमारे पास जो मेन ऑप्शन है दैट इज अ लूप डायरेटिक्स, जिसमें हम टॉर्सिमाइड या फुरोसिमाइड का यूज़ करते हैं मेनली। Sometimes in some patients the edema is very refractory, or in the advanced stages of CKD when you are giving the loop diuretics at the high doses but the edema is not resolving,
उस केसेस में हम थायजाइड डायरेटिक्स का यूज़ करते हैं टू ओवरकम द डायरेटिक रेजिस्टेंस एंड समटाइम्स द यूरिन आउटपुट इम्प्रूव्स विद दिस। जिन पेशेंट्स में एल्बुमिन कम होता है, पर्टिकुलरली इन पेशेंट्स विद हेपेटोरेनियल सिंड्रोम, उनमें हम आईवी एल्बुमिन ट्रांसफ्यूज करते हैं और उनका उससे एडीमा काफ़ी सबसाइड होता है। कार्डियक पेशेंट्स में हम फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस के लिए एडवाइस करते हैं और डायरेटिक्स के लिए एडवाइस करते हैं। किडनी पेशेंट विद सीकेडी ऑल्सो हम फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन के लिए एडवाइस करते हैं और साथ में सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन इज ऑल्सो अ मेन पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ एडीमा। तो यूजुअली हम लो सॉल्ट डाइट के लिए भी ऐसे पेशेंट्स में एडवाइस करते हैं एंड वी हैव टू ट्रीट द कॉज डेफिनेटली, जो भी उसका कॉज है उसको ट्रीट करते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी सुनकर लाभ मिला होगा और इसको आप फर्दर प्रोपोगेट करेंगे। थैंक यू सो मच।